दोस्तों, एक बहुत बड़ी शख्सियत आपके सामने मैं अपने चैनल से दिखा रहा हूं, जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया और बड़े बड़े देशों में भारत को सफलता दिलाई। इनका नाम है आदरणीय श्री राम अवतार तिवारी जी, जो कि उत्तर प्रदेश की युवराजपुर गांव के रहने वाले हैं। और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे बता रहा हूं कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान, जिनेवा, नीदरलैंड में जाकर भारत का झंडा बुलंद किया और अपने बल पे गांव से कैसे इन्होंने अपना नाम कमाया। और किसी भी चैनल पर पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं अपने चैनल से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। पूरा इंटरव्यू इनके साथ, खास मुलाकात मेरे चैनल से। सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जिन्हें मैं कहूं मीडिया से दूर, अपर जिला जज गोरखपुर राहुल दुबे जी ने जिनका जिक्र किया था, ऐसी महान शख्सियत के इस समय मैं घर पे हूं। वह इनका निवास स्थान है युवराजपुर, जिला गाजीपुर। और मैं आपको बताऊं, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और मैं आपको अपने YouTube चैनल से बताना चाहता हूं, पहले मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 1996 में इन्होंने नीदरलैंड्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और नीदरलैंड ही नहीं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। नीदरलैंड से कैनबरा, कैनबरा से जापान, जापान से जिनेवा, जिनेवा से बहुत सारे ऐसे देश जहां पर इन्होंने भारत का झंडा बुलंद किया। उनके साथ मेरी एक खास मुलाकात। दोस्तों, मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इन्हीं का मैं नाम ले रहा था मीडिया से दूर। कोई मीडिया यहां तक नहीं गया। युवाओं के लिए बहुत बड़ा मंच, बहुत सारे यादें इनसे जुड़ी और किस तरीके से गांव से मेहनत करके इन्होंने वो सफलता अर्जित की। सर, मैं आपका अपने चैनल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मैं दर्शकों अब उनसे जुड़ी वो यादें पूछना चाहूँगा। सर, इतने बड़े मंच पर आपने अपने आप को प्रस्तुत किया। गांव के लोग, शायद गांव के लोग भी नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। अतः आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपने अपनी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से अर्जित की? धन्यवाद आपको यहाँ तक आने के लिए। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला अंतर्गत युवराजपुर गांव का, आपके पड़ोस का ही रहने वाला हूँ जी। मैंने यहीं से बेसिक प्राइमरी पाठशाला से प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज सोवल से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया। हाई स्कूल में मुझे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिली थी और इसके चलते मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उस समय प्री यूनिवर्सिटी कोर्स में मेरा दाखिला मेरे बड़े भाई साहब ने करवा दिया। सर, ये किस सन की बात है? 1976 में मैं हाई स्कूल पास किया था जी। और 1977 में मैं प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जी। इसके बाद उस समय ये परंपरा थी कि प्री यूनिवर्सिटी के बाद 3 साल का स्नातक का कोर्स था। तो मैंने बीएससी 3 इयर्स बीएससी में किया था। तो 77 में मैंने प्री यूनिवर्सिटी किया और एक्चुअली उस समय जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो माहौल था थोड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा उद्विग्न था। और उस समय बड़े छात्र आंदोलन होते थे, वो लाठीचार्ज वगैरह होती थे। तो उस समय सेशन लेट हो जाने से मुझे 1981 में बीएससी की डिग्री मिली और उसी तरह से मैंने लॉ भी वहीं से किया। 81 के बाद सर मैंने सुना, मैंने आपकी पूरी हिस्ट्री को देखा कि उसके बाद आपने लॉ किया। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मुझे बीएससी के बाद लॉ ही करनी है? इसका तो कोई ये नहीं था, लेकिन एक्चुअली मैं बीएससी की पढ़ाई के समय में ही थोड़ा राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा मेरा रुझान हो गया। और उस समय बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं से संजोग या इससे मुझे साथ में बातचीत करने का और उनके साथ मिलने का अवसर मिला। तो बड़ी उत्सुकता थी राजनीति में जाने के लिए। उत्सुकता थी, देखिए बहुत बड़ी बात दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा आप। आज पहली बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पता नहीं था और परिवार के लोग भी कम जानते होंगे। इनकी ये उत्सुकता थी कि कहीं न तो कहीं राजनीति में जाने की। और एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा सर, उस समय जब आपने लॉ किया बीएचयू से, गांव के लोग उस समय ऐसा माहौल भी नहीं रहा होगा। और इतने बड़े मंच पे जाने के बाद आपको किसका सहयोग मिला? आप कैसे वहाँ तक पहुँचे? तो जैसा मैंने बताया कि शुरू में छात्र जीवन में मेरी बड़ी उत्सुकता थी, राजनीति में बड़ा उत्साह था। तो मैं राजनीति की ओर भी थोड़ा अग्रसर हो गया। अच्छा, राजनीति में अग्रसर हुआ, एक ऐसी रुचि थी। किससे
प्रेरित हुए, कोई ऐसा राजनेता? उस समय डी मजुमदार करके छात्र नेता थे, मोहन प्रकाश जी थे, चंचल जी थे, सुभाष त्रिपाठी थे। तो उस समय युवा नेता थे, लोग पढ़े लिखे भी थे और राजनीति समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। डॉक्टर लोहिया के समर्थक थे ये लोग। डॉक्टर लोहिया के समर्थक थी। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कि कम देखने को मिलती हैं। और उसके बाद सर जैसे आपने लॉ किया, लॉ के बाद फिर आगे आपने क्या सोचा? फिर मुझे ऐसा हुआ कि आपने गाजीपुर से ही आपने प्रैक्टिस शुरू की, कुछ ऐसी बातें? तो उस समय ये था कि पढ़ाई लॉ करेंगे और लॉ करने के बाद वकालत करेंगे और थोड़ा नेतागिरी करेंगे। तो फिर लेकिन जब बहुत नज़दीक से मैंने देखा तो ये हुआ कि जब तक आप कुछ नहीं बनते हैं तो आप समाज सेवा नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ बनना जरूरी है। बहुत बड़ी बात कि आप कितने ही ऊंचे पद पे हों, उसके लिए आपको वो मंच, वो आयाम, वो नेतृत्व करना पड़ता है। और जो भी युवा देख रहे होंगे, बहुत बड़ी बात इन्होंने की कि वहाँ पे जाने के लिए आपको वहाँ तक स्थापित होना पड़ेगा, और वही किया। उसके बाद क्या हुआ सर? तो मैंने लॉ के बाद ये हुआ कि प्रैक्टिस किया जाएगा, तो मैंने वकालत शुरू की। गाजीपुर जिला न्यायालय में मैंने वकालत शुरू की। सर किस सन की बात है जब आपने वकालत? ये 1986 में मैंने शुरू की वकालत जी। और 1991 में मेरा एक संघ लोक सेवा आयोग से एक व्यापार चिन्ह परीक्षक का पद निकला था जी। उसमें मेरा चयन हो गया और मैंने भारत सरकार की सेवा ज्वाइन कर लिया। तो उस समय आप गाजीपुर जिले से आप भी थे या फिर और नहीं, उस समय तो 7 लोगों का चयन हुआ था। 7 लोगों, केवल 7 लोगों का उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। देखिए 7 लोगों का चयन था, उसमें उनका नाम था। ये दर्शकों देखिए, बहुत बड़ी बात मैंने बताई। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद का मैंने बाइट लिया था, उन्होंने भी ये बताया। यहाँ पे आदरणीय डॉक्टर यहाँ पे श्री रामोतर तिवारी जी भी ये बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने सुना आप 96 में हेग गए, हेग के बाद कैनबरा, जापान। ये सफ़र कैसा रहा? देखिए, व्यापार चिन्ह परीक्षक के रूप में मेरा चयन हो गया। दरअसल बताऊं, व्यापार चिन्ह तो बड़ा सामान्य चीज़ है, ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं, सारे लोग जानते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसको पहचानने के लिए एक ब्रांड कोई भी उद्यमी यूज करता है, लेकिन ये इतनी सामान्य चीज़ नहीं है। व्यापार चिन्ह एक प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़ा संपत्ति है और ये बौद्धिक संपदा के एक अंग है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। जैसे आपका कॉपीराइट है, पेटेंट्स है, डिजाइन्स है, ट्रेडमार्क है, उसी तरह से जो व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क है एक बौद्धिक संपदा है। तो एक यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की एक संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका काम है कि दुनिया के सारे देशों में बौद्धिक संपदाओं, जिसमें कोई भी आते हैं जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइंस, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए जागरूकता पैदा करना और दुनिया के हर देश में इस सिस्टम को हार्मोनाइज करना। तो और इसके अलावा जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी एडमिनिस्टर करती है, जिसमें जिनकी बहुत सारी ट्रीटीज़ में भारत भी एक सदस्य है। भारत भी एक सदस्य है। और सर कैसा हुआ पहली बार जब आप हेग गए, उसके बाद बहुत सारे देश में भी आप गए, कैसा लगा आपने जब आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया? 1996 में मैं पहली बार गया था, तो उस समय एक ट्रेनिंग के रूप में गया था एक तरह से। तो वहाँ पर ये है कि बहुत सारे देशों के जो एग्जामिनर्स आए थे और उनको अन्य देशों के जो ट्रेडमार्क सिस्टम क्या है और जो ट्रेडमार्क की जो सिस्टम है उसके बारे में ट्रेनिंग, एक एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेज, इस तरह से था। तो उस समय मैं हेग गया था। फिर इसके बाद हेग के बाद आपने सर हेग की बात की, उसके बाद बहुत सारे एशिया के देश भी होंगे जो कि वहाँ पे सम्मिलित होंगे, वहाँ पे क्या हुआ और आगे? एक्चुअली जो हेग में एक जिसको बोलते हैं बेनेलक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का एक कॉन्ग्लोमरेशन है जो उसको वहाँ पे बेनेलक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस जी, वो वहाँ पे ट्रेनिंग थी हम लोगों की। तो वहाँ पे दक्षिण एशियाई देश के बहुत सारे लोग गए थे, जिसमें पाकिस्तान के थे, मॉरिशस के थे, थाईलैंड के थे, वियतनाम के थे। इस तरह से हम लोग करीब 16-17 देशों के लोग गए थे। तो एक छात्र के रूप में, एक ट्रेनिंग के रूप में ही हम लोग गए थे। बड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी और उत्सुकता भी थी, एक दूसरे का क्या सिस्टम, उनके कंट्री का क्या सिस्टम है। हम लोग एक दूसरे से बातचीत भी करते थे, कंट्री प्रेजेंटेशन देने का भी मौका मिला, अनुभव भी हुआ। ये सब इस तरह से
सिलसिला चालू हुआ। फिर इसके बाद मैं 2004 में मैं थाईलैंड गया। थाईलैंड, हाँ, तो थाईलैंड जो गया था उस समय एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक सेमिनार था। तो उसमें ये था कि जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को इंटरनेशनली कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में एक सेमिनार था। तो उसमें भारत से गया था मैं। तो उसमें बेसिकली ट्रेडमार्क के बारे में था कि मतलब ट्रेडमार्क का इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कैसे होगा। तो उसका एक सेमिनार था, तो उसमें मैं गया था थाईलैंड। फिर इस तरह से सिलसिला कई हुआ और भारत जो है जैसा कि बताया कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एडमिनिस्टर करता है जिसका भारत सदस्य है। तो इस सिलसिले में मुझे मौका मिला कि मैं भारत का येन केन प्रकारण और कई तरह से मैं प्रतिनिधित्व कर सकूं। और जो भी युवा देख रहे होंगे, आप जैसा बनना चाहते हैं या फिर आगे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उन युवाओं को आप क्या कहेंगे जो कि गांव से हैं, पढ़ते हैं और परीक्षाएं भी देते हैं, निराश हो जाते हैं। निराश होना नहीं चाहिए। किसी भी छात्र की बात करूं, सफलता आपके मुहाने पे खड़े मिलती है। आप उन पगडंडियों को पार करते करते सफलता अर्जित करते हैं। उन युवाओं को क्या बताएंगे वो ऐसी सीढ़ी चढ़ें, अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, देश का नाम करें? सबसे पहले तो यह है कि आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको किस दिशा में जाना है। जी। वो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उधर जो है उस क्षेत्र में जो भी आपके अग्रज हैं, बड़े लोग हैं, उनसे आप सीखिए जो भी हो। और अग्रज नहीं बल्कि सबसे आप सीखने की कोशिश कीजिए उस क्षेत्र में और उनका सम्मान कीजिए, उनसे सीखिए। और जैसा मैं बता दूं कि मैं बचपन से ही मुझे भगवान ने एक प्रवृत्ति दी है कि मैं लोगों से सीखने की बहुत कोशिश किया, खास करके गांव में भी बताया। तो गांव में जैसे हमारे यहाँ जो विश्वम्भर सिंह जी हैं, उनके दादाजी थे बुद्धिराम सिंह जी, उनसे मैंने सीखा। विश्राम सिंह जी से सीखा। एक हमारे चाचा जी लगते हैं शैलेंद्र तिवारी, वो अपने टाइम के बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे और वो उत्तम गलवा में जनरल मैनेजर थे, रह चुके हैं। अपने ज़माने में उन्होंने एमटेक किया था BHU से। वो बताते हैं लोग कि हाई स्कूल में उनका सारे विषय में डिस्टिंक्शन था, इतने इंटेलिजेंट थे वो। शैलेंद्र तिवारी तो युवराजपुर के ही थे, शायद आपको नहीं होगा, तो आपके पड़ोस आपके पटीदारी लगेंगे एक तरह से। बहुत सारे युवा ऐसे देख रहे हैं आज भी, जैसा बेरोजगारी का मुद्दा होता है कि लोग रोजगार ढूंढते हैं और उन बच्चों को क्या करेंगे जो निराश हो जाते हैं। और अगर आप मेहनत करें तो सफलताएं जरूर मिलती है। कम शब्दों में उन युवाओं के लिए संदेश आप जरूर दें। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको करना क्या है। फिर इसके बाद प्रयास कीजिए। जो उस क्षेत्र में जो भी लोग हैं, जो हस्तियां हैं, उनसे सीखिए, प्रयास कीजिए। और प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। और इतना बहुमूल्य समय आपने दिया, काफ़ी कुछ अनुभव आपने मुझसे साझा किया। मैं फिर एक बार अपने चैनल से आपको दिल से आपको प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।